क्वेश्चन आपको तब तक डिफिकल्ट लगता है जब तक उसको डील करने का बेस्ट अप्रोच आपके पास नहीं हो। आज के इस वीडियो से आपका अप्रोच कंप्लीटली चेंज होने वाला है और आप सिलेक्शन की इस रेस में कहाँ स्टैंड करते हैं इसका भी आइडिया आपको मिलेगा। एक बात मैं प्रॉमिस के साथ बोल सकता हूँ कि ऐसा सॉल्यूशन आपने किसी को कराते नहीं देखा होगा। हर एक क्वेश्चन को हम डिफरेंट अप्रोच के साथ डील करने वाले हैं और वो आपको आगे दिखेगा भी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू क्लैरिटी फॉर एसएससी। मेरा नाम है अभिषेक। आज के वीडियो का टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। बट क्वेश्चन को डील करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैथ्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बावजूद भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि त्रिभुज MNO और STU में MN बराबर है ST के और एंगल N बराबर है एंगल T के। दोनों त्रिभुज एंगल साइड एंगल के प्रॉपर्टी को शो करते हुए कॉन्ग्रुएंसी दिखा रहे हैं। इसको आप दो तरीके से डील कर सकते हैं, या तो आप फिगर बना लीजिए दो ट्रायंगल और कंपेयर कर लीजिए। बट मैं ये चेक करना पसंद करूंगा कि क्या ये जिस पैटर्न में लिखा गया है ये पैटर्न सही है कि नहीं है। तो हमने क्या नोटिस किया कि MN कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है किसको, ST को, और इन दोनों का प्लेस सही जगह पे लिखा भी गया है। एंगल N और एंगल T बराबर है और दोनों मिडिल में लिखा गया है, यानी हम बोल सकते हैं कि लिखने का पैटर्न ठीक है। तो इस कंडीशन में M बराबर होना चाहिए S के, ठीक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बाकी के ऑप्शन इनकरेक्ट है, इस कमेंट को आप नहीं पास कर पाएंगे। उसके पीछे का रीजन का अगर मैं बात करूं तो अगर MNO और STU दोनों इक्विलेटरल हो गए तो सारा ऑप्शन सही हो सकता है। बट ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिया गया है, तो हम क्या मान के चलते हैं MCQ में, हम उसी ऑप्शन को करेक्ट मानते हैं जो दिए गए डेटा के साथ क्या करे, हर कंडीशन को फुलफिल करे। ठीक है, अगर आप ट्रायंगल बनाते भी हैं तो कुछ ऐसा एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, एंड दूसरा कुछ ऐसे बनेगा। अच्छा, पहले ट्रायंगल में क्या बोला है कि MNO, तो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज लिख लिया, तो दूसरे को भी एंटी क्लॉकवाइज ही लिखना पड़ेगा। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि N बराबर है T के एंड ST बराबर है MN के। एक एंगल हमको मिल गया एक साइड, यानी दूसरा वाला एंगल A होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से भी यही कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल M बराबर होना चाहिए एंगल S के। तो आई होप इसमें अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, ऊपर में हमको क्यूबिक फॉर्म दिख रहा है और नीचे में हमको क्या, लीनियर फॉर्म दिख रहा है। लेकिन दोनों जगह एक चीज़ कॉमन दिख रहा है, क्या, ये जो पैटर्न है 3x - 5 ये ऊपर भी है और नीचे भी है। डिफरेंस क्या है कि ऊपर में क्यूबिक फॉर्म है और नीचे में लीनियर है। ठीक, तो मान लीजिए 3x - 5y को हम A मान लें, इसको B मान लें और इसको C मान लें, तो ऊपर भी कुछ ऐसा ही है। क्या है, A का क्यूब, B का क्यूब और C का क्यूब। इतना देखते के साथ हमारे दिमाग में एक चीज़ क्लिक होता है, क्या, कि A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC, ठीक है, बराबर होता है किसके, A प्लस B प्लस C इंटू में क्या हो जाता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर माइनस में AB माइनस में BC एंड माइनस में C। बट इसके साथ दो कंडीशन होता है, क्या क्या, कि या तो A प्लस B प्लस C अगर 0 के बराबर हो जाए तो ये पूरा जो है राइट हैंड साइड ये 0 हो जाता है, या फिर अगर A बराबर B बराबर C हो जाए तो भी इस केस में क्या होगा कि यहाँ जब A बराबर होगा B के, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि A स्क्वायर है। अब ये निगेटिव में है तो इसको काट देगा और सारा कैंसिल आउट होकर इस कंडीशन में भी 0 बनाएगा। तो अगर ये दोनों कंडीशन है तो क्या होगा, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब बराबर हो जाता है किसके, 3ABC के। ऐसा ही पैटर्न आपको यहाँ दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ माइनस का 5y है, यहाँ प्लस का 5y है, यहाँ -7z है, यहाँ +7z है, यहाँ -3x है, यहाँ +3x है, यानी A प्लस B प्लस C क्या है, 0 के बराबर है। तो ऊपर में क्या आना चाहिए, 3ABC, ठीक है, एंड नीचे में क्या आना चाहिए, ABC। A इससे कैंसिल आउट होगा, 3 हमको आंसर मिलेगा। जिनको इतना सब कुछ पता होगा वो क्वेश्चन को देखते के साथ विदिन 2 सेकेंड आंसर मार्क कर दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाता है, यानी इसका स्पीड जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और 5 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है, यानी यहाँ टाइम दिया है। यदि उसकी गति का एक निश्चित प्रतिशत तक बढ़ा दी जाती है और वो 50 मिनट पहले अपने गंतव्य पे पहुंचता है, यानी यहाँ भी टी डैश मान लीजिए दिया गया है, उसके गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब आपको पता होना चाहिए क्या, कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम के। एंड दूसरे कंडीशन में भी आप क्या देख रहे होंगे कि यहाँ डिस्टेंस आपका बराबर ही होगा। ठीक, यानी अगर यहाँ हम डी लिख ले तो दूसरे कंडीशन में एस डैश इंटू टी डैश में क्या होगा कि टाइम हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, बट डिस्टेंस तो वहीं रहेगा क्योंकि उसका डेस्टिनेशन तो फिक्स है। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो हम देख लेंगे कि टाइम में क्या चेंज हो रहा है।
टाइम में अगर हम चेंज का बात करें तो क्या हो दिख रहा है हमको कि 50 मिनट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। पहले कितना लगता था 300, यानी ये एक फ्रैक्शन है क्या माइनस में 1/6 के। परसेंटेज में अगर इसका हम बात करें तो कितना होगा 16.66% का डिक्रीज। अब इस टाइम की कमी को हमको क्या करना है, स्पीड में जो इंक्रीज है उससे मैनेज करना है और रिजल्ट हमको सेम चाहिए। तो जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए तो आंसर तक पहुंचने के लिए कुछ नहीं करना है, आप ऊपर वाले को सेम रखिए और जो ये इफेक्ट है इसको नीचे लेके आ जाइए। तो 6 - 1 यानी कितना आ गया 1/5 और यहाँ से क्या मिला 20% और ये क्या होगा इंक्रीज होगा। ये कहाँ से आया और कैसे हमने ऐसे लिखा, इसको अगर मैं समझाने का प्रयास करूँ तो मैं एक नंबर मान लेता हूँ। मान लीजिए कि मेरा नंबर क्या है 100 है, ठीक है। इसको हम 10 × 10 तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ये जो दूसरा टर्म है इसको हम क्या करते हैं 20% डिक्रीज कर लेते हैं, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हमको रिजल्ट बराबर ही चाहिए, 100 ही चाहिए। तो आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि ये अपने आप कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। यानी जब हम 20% क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं तो हमको 25% क्या करना पड़ रहा है, बढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। इस नंबर में 25% हमको बढ़ाना पड़ रहा है। इसी चीज़ को अगर मैं दूसरे तरीके से थोड़ा सा समझाऊँ कि हम इस नंबर को एज इट इज़ यहीं का यहीं रहने देते हैं और जो इफेक्ट हो रहा है ना उसको हम यहीं पे काउंटर कर रहे हैं। 20% हमने कम किया, 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/5 नेगेटिव में, यानी हम क्या लिखेंगे 4/5। अब हम क्या चाह रहे हैं कि रिजल्ट मेरा चेंज ही ना हो, तो अब इस इम्पैक्ट को हटाने के लिए हमको क्या करना होगा 5/4 करना होगा ना। अब हमने -1/5 को कैसे डायरेक्ट लिखा था 4/5, यानी अगर हम चाह रहे हैं कि 5/4 लिखें तो हमको क्या करना होगा प्लस में 1/4 करना होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको दिखना चाहिए क्या कि ये -1/5 20% क्या है डिक्रीज है, ये प्लस का 1/4 क्या डिनोट करता है 25% इंक्रीज। यानी यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं कि जब हम 25% किसी नंबर को बढ़ा देते हैं तो उसको उसी ओरिजिनल वैल्यू पे लाने के लिए 20% घटाना होता है। जब हम 20% बढ़ा देते हैं तो हमको 16.67% घटाना पड़ता है। फ्रैक्शन में समझें तो अगर हम 25% को क्या लिखते हैं 1/4 इंक्रीज कर रहे हैं तो पॉजिटिव। अब इस रिजल्ट पे पहुंचने के लिए हम क्या कर रहे हैं 1/4 और प्लस जो इसका इफेक्ट है उसको हम कर रहे हैं 1/5 कितना होता है 20। यही बात मैंने शुरू में बताया था। जैसे यहाँ आप देखेंगे तो 16.67 को हम क्या लिखते हैं डिक्रीज है तो माइनस में 1/6 लिखेंगे। तो यहाँ ये क्या होगा इस इफेक्ट को हमको हटा देना है तो हम 1 लिखेंगे और 6 - 1 कितना होगा 5। यही बात तो यहाँ लिखा हुआ है 20%। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिर्फ आपको रेसिप्रोकल का अंडरस्टैंडिंग कितना हेल्प करता है। हमने किसी ओरिजिनल डाटा को इसका तो हमने यूज ही नहीं किया, सिर्फ इसका यूज करके हमने आंसर को डिराइव कर लिया। आई होप मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा था वो आपको समझ आया होगा। तो लाइक कर देना। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि यदि एक टैंक 1/5 सुबह भर जाता है तो परसेंटेज के टर्म में अगर हम देखें तो कितना होगा 20%। अच्छा 1/15 शाम को परसेंटेज में अगर हम इसको देखें तो कितना है 6.67%। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि टैंक की जो है 26.67% फिल हो चुका है। तो टैंक का कितना डेसिमल पार्ट खाली है, यानी इतना जब भर गया है तो खाली कितना होगा 73.33%। अब इस परसेंट को जब हम हटाएंगे तो क्या होगा नीचे में 100 आएगा और 100 क्या करेगा डेसिमल के प्लेस को चेंज कर देगा और आंसर हमारा क्या आएगा 0.733। एक हमारा सही आंसर क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि यदि समीकरण उसका इक्वेशन दिया गया है और दूसरा भी एक इक्वेशन है, ठीक लाइन का, तो क्या बोला है रिलेशन अगर देखें तो बोला है कि समानांतर है। समानांतर होने के लिए क्या कंडीशन होता है कि A1/A2 बराबर होना चाहिए किसके B1/B2 के, ठीक है। बराबर नहीं होना चाहिए किसके C1/C2 के, ठीक। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ 5 है और यहाँ क्या है 5 है। यानी अगर हम इसको लिखें कि AX है प्लस BY प्लस 5 बराबर है 0 के। दूसरे कंडीशन में क्या है BX है प्लस क्या है AY है माइनस में क्या है 7 बराबर है 0 के। यानी यहाँ से हम सीधा क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा बराबर है किसके B के। तो A का अगर हम बात करें तो कितना है 5, B का बात करें तो कितना होगा K-3, ठीक। यानी K बराबर हो गया कितने के 8 के, ठीक। यहाँ 5 प्लस और माइनस दोनों में आएगा, आपने नहीं समझा शायद। A/B बराबर जब होगा B/A के तो क्या हो जाएगा B² बराबर होगा A² के। तो B का वैल्यू क्या हो सकता है प्लस माइनस A आ सकता है, लेकिन यहाँ K को क्या बोला है कि ये 0 से बड़ा है तो इसलिए हमने निगेटिव को क्या किया इग्नोर किया। अब K का मान हमको 8 मिल गया है तो जो पूछा है 3K + 2 इसका मान कितना होगा 26। जिनको थोड़ा डिफिकल्टी हुआ होगा उनके लिए मैं लिख देता हूँ कि वैसे लिखना क्या चाहिए था 5/K - 3 एंड K - 3/5
तो इसी को हमने क्या कर लिया था, ए एज्यूम, और इसको क्या बी मान लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि एक घड़ी की दुकान में कुल घड़ियों में से 62% क्या है, एनालॉग वॉच है, और बाकी डिजिटल वॉच है। यदि दुकानदार द्वारा 30 डिजिटल घड़ियां बेची जाती हैं तो दुकान में एनालॉग घड़ियों की संख्या कुल घड़ियों का 64% हो जाता है। प्रारंभ में दुकान में कितनी घड़ियां थी, बेच हम किसको रहे हैं, डिजिटल को, तो हमारा एनालॉग क्या होगा, उतना का उतना ही रहेगा। यानी अगर हम मान लें कि शुरू में एक्स था, जिसमें से क्या था, 62.5% एनालॉग था, बाद में वाई हो गया जो कि कितना है, x-30 है। x-30 मैंने नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट y लिख रहा हूँ, ठीक है। y का कितना है, 64% है। अब यहाँ से हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि x/y कितना हो जाएगा, 64/62.5। डेसिमल को जब हम हटाएंगे तो 640/625 होगा। x और y के डिफरेंस का हम बात करें तो कितना है, 30, जबकि यहाँ कितना है, 15। तो हमको बराबर करना होगा, तो यानी 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे तो हमारा डिफरेंस क्या होगा, 30 के बराबर होगा। और x जो है हमारा ओरिजिनल वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा, 1280, और यही हमारा आंसर होगा। लेकिन इससे पहले मैंने एक चीज़ आपको समझाया था कि अगर रिजल्ट हमारा दोनों केस में बराबर है, यानी एनालॉग वॉच पे जब कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है, तो हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ 62.5 है और यहाँ कितना है, 64% है। यानी परसेंटेज के टर्म में हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो वैल्यू है, ये है जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक डिक्रीज होगा, तभी तो ये फिक्स रह पाएगा। अब कितना हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम 1.5% क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक, कितने पे, 62.5% पे, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। अब इस इफेक्ट को हमको हटाना है तो हमको क्या लिखना चाहिए था कि 1.5 तो हम लिखेंगे ही, प्लस ये जो प्लस है इसको हम नीचे लेके आएंगे तो कितना होगा, 62.5 प्लस में 1.5, कितना होना चाहिए था, 1.5 अपॉन में क्या, 64। अब ये जो इम्पैक्ट हम हटाए हैं तो फ्रैक्शन के टर्म में है या फिर परसेंटेज के टर्म में है, लेकिन रियल में क्या है, 30 है। एक बार मैं दोबारा समराइज कर रहा हूँ कि परसेंटेज में हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, रिजल्ट हमको सेम चाहिए, तो ये जो एक्स है ये क्या होगा, अपने आप घटेगा। अब इसी इफेक्ट को हमने क्या किया है, न्यूट्रलाइज किया है। जब न्यूट्रलाइज किए तो हमको क्या दिखा कि ये वाला फ्रैक्शन होना चाहिए या फिर इसका परसेंटेज मान होना चाहिए, जबकि रियल मान क्वेश्चन में क्या बोला है कि 30 कम हो जा रहा है, एक्स से वाई क्या हो जा रहा है, 30 कम हो जा रहा है, तो इसका रियल मान तो दिया हुआ है, यानी इससे जब हम काट रहे हैं तो 20 बार में जा रहा है, यानी यहाँ से भी हमको क्या मिल रहा है कि 1280 वो नंबर होना चाहिए। अब इसमें से जो आपको समझ है उसको आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल क्या है, 3x² प्लस 11x+10 है। आयत का परिमाप हमको बताना है, आगे कोई कंडीशन गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम फ्री हैं, कुछ चीज़ एज्यूम हम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना होगा कि एरिया जो होता है ये कभी भी क्या होगा, जीरो नहीं हो सकता है या फिर क्या हो, निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। दो कंडीशन कभी नहीं होगा। अब अगर हम x को यहाँ जीरो रख दें तो कोई दिक्कत है, x बराबर अगर हम जीरो रख दें तो हमको फाइनली क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, और 10 तो एरिया हो सकता है, संभव है ना। तो एक तो ये तरीका आपका हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है कि आप फैक्टराइज करके एल और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर वहाँ से पेरीमीटर पे जा सकते हैं। एक्स जब मैंने ऑप्शन में रखा तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि ये सारा वैल्यू जीरो हो जाएगा, यानी जो हमारा परिमाप आएगा 3 जगह तो 20 आ रहा है और एक जगह क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। अब आप 10 को एज्यूम करने का थोड़ा सा ट्राई करें तो क्या क्या एज्यूम कर सकते हैं, 5 × 2 या फिर 10 × 1। अब 5 × 2 पे कोई ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो 5 और 2 7 होगा, क्या, अगर एल 5 है और बी हमारा 2 है तो 5 2 7 गुना 2 करेंगे तो 14, यानी हमारा क्या हो सकता है, ऑप्शन सी सही हो सकता है। अगर हम 10 और 1 का बात करें तो यहाँ से पेरीमीटर कितना आना चाहिए, यहाँ लिखूंगा तो आप कंफ्यूज होंगे, यानी 10 + 1 कितना होगा, 11 × 2 22। 22 आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, यानी हम क्या बोलेंगे कि सी हमारा सही ऑप्शन है। अब अगर दो ऑप्शन मैच कर जाता तो एक्स को आप 1 भी रख सकते थे, ठीक है, और आप वैसे भी करके जा सकते थे। अगर फैक्टराइज का हम बात करें तो हम क्या लिखते हैं कि 3x² प्लस में 6x प्लस में 5x प्लस में 10। 3x को हम कॉमन लेते हैं तो क्या आता, x+2, और यहाँ से जब हम 5 को कॉमन लेते हैं तो क्या आता, x+2, यानी दो फैक्टर हमको मिला, 3x + 5 एंड x+2। यहाँ से इसको आप l, इसको b मान सकते हैं, और यहाँ से भी 8x + 14 ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि एक वृत्त के केंद्र पर 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा PQ द्वारा बनाए गए कोण कितना है, 60 डिग्री। तो वृत्त का व्यास हमको बताना है। आपको पता होना चाहिए कि व्यास जो होता है ये क्या होता है, लार्जेस्ट कॉर्ड होता है, ठीक है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी हमारा आंसर होगा वो 16 से तो बड़ा ही होगा। तो दो ऑप्शन तो हम ऐसे ही एलिमिनेट कर रहे थे। अब हमारे पास आता है कि 24 और 32, ठीक। अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा,
इस कॉर्ड का बात करें तो ये कॉर्ड कितना है 16 है, जो कि सेंटर पे क्या कर रहा है 60 डिग्री का एक कोण बना रहा है। जैसे ही ये 60 डिग्री का कोण बनाएगा, ये दोनों रेडियस है तो बराबर हो जाएगा, और ये भी दोनों जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये वाला जो साइड है 16 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, यानी सारा साइड 16 के बराबर होगा, और 16 ही क्या है आर है, तो डी कितना होगा 32 होगा। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी के वृत्त के परिगत है, यानी एबीसीडी सर्कमस्क्राइब किया है सर्कल के बाहर। तो मान लीजिए हमारा ये एक सर्कल है, ठीक, इसमें हम लाइन अगर ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा। थोड़ा सा मेरा ड्राइंग गंदा है, ठीक, कुछ ऐसा होगा। यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा और यहाँ डी होगा, ठीक। अब आप देख रहे होंगे कि जहाँ टच कर रहे हैं ये टेंजेंट है, तो ये आपस में क्या होगा बराबर होगा। अगर ए एक्स होगा तो ए भी एक्स होगा, ठीक। यानी यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी अगर हमारा 8 है तो सी डी कितना होगा 10, ठीक। यानी एक्स अगर यहाँ है, आप यहाँ वाई मान लें, यहाँ जेड मान लें, यहाँ डब्लू मान लें, तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा क्या, कि एक्स और डब्लू यहाँ है, वाई और जेड यहाँ है, एक्स और वाई यहाँ है और डब्लू और जेड यहाँ है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी प्लस सी डी बराबर होना चाहिए किसके, ए डी प्लस बी सी के। और ये एक प्रॉपर्टी है, आपको पता भी होना चाहिए। और डायरेक्ट आंसर क्या आता है 18। कैसे आया ये भी मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10 का अगर हम बात करें तो एक्स का कुछ वैल्यू दिया गया है और वाई का दिया गया है, हमको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है। तो पहला स्मार्ट अप्रोच क्या बोलता है कि अगर हम रूट के इम्पैक्ट को हटा दें तो हमको कैलकुलेशन से छुटकारा मिल सकता है। अब रूट का इम्पैक्ट हटाने का क्या तरीका हो सकता है कि कोई आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर मान लीजिए। अगर हमने बी को 4 मान लिया और ए को 4 मान लिया तो हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन डिफिकल्टी क्या होगा कि नीचे जो हम बेस देख रहे हैं ना, ये हर जगह क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो ऐसा चांस है कि दो ऑप्शन क्या हो जाए क्लैश कर जाए। तो क्यों ना हम बी को क्या कर दें 1 कर दें, क्योंकि 1 भी एक परफेक्ट नंबर है। तो अगर हम बी को 1 रख लें तो आपको दिखेगा क्या कि एक्स का मान कितना आ जाएगा, यहाँ अगर 4 हो यहाँ 1 हो तो कितना आएगा 3। एंड वाई का अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 1, यानी जो फाइनल आउटकम आएगा कितना आएगा 27 माइनस 1 अपॉन में 2 कितना देगा रिजल्ट 13। 13 कहाँ कहाँ आ सकता है, तो यहाँ अगर ए बराबर 4 बी बराबर 1 रखें तो कितना होगा 13 आएगा, यहाँ भी आएगा 13, यहाँ 11 आ जाएगा और यहाँ भी कितना आएगा 11 आएगा। यानी दो ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ बी अगर 1 रखें तो ये कितना होगा 4, यानी यहाँ से रिजल्ट क्या आ रहा है 13/2 आ रहा है। यहाँ से बी 1 है हमारा तो क्या आएगा 13 आएगा, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको प्रॉपर सॉल्व कर लीजिए, लेकिन उससे भी सॉल्व करते टाइम अगर थोड़ा सा स्मार्टनेस आप दिखाएंगे तो शायद आपको कम कैलकुलेशन करना पड़े। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू को एक्सपेंड करके हम क्या लिखते हैं कि एक्स माइनस वाई इंटू में क्या एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में क्या वाई स्क्वायर। यानी एक्स में से जब हम वाई को घटाएंगे तो ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये क्या होगा कैंसिल होगा, और हमको क्या इसका मान मिलेगा। इसका मान का अगर हम बात करें तो क्या आएगा 2/√b, और यहाँ एक 2 पहले से है तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा, यानी नीचे में रूट बी तो मिलना ही चाहिए। रूट बी अगर हम ऑप्शन में देखें तो यहाँ है और यहाँ है, यानी इन दोनों को हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ का अगर हम बात करें तो इसको आप क्या लिख लेंगे कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड माइनस में एक्स वाई। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। रास्ता मैंने बता दिया है, आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 6√3 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज को उसके मध्य बिंदु और एक शीर्ष से गुजरने वाली दूरी पर घुमाने से बने शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन का यहाँ रिक्वायरमेंट होगा कि मान लीजिए क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये हमारा इसका हाइट है जो यहाँ क्या वर्टेक्स को टच कर रहा है। इसी के रेस्पेक्ट में हमको क्या करना है रोटेट करना है। जब हम रोटेट कर रहे होंगे तो क्या होगा एक ऐसा कुछ सर्कल बनेगा, ठीक है। और जैसे ही ये सर्कल बनेगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा किसके डी के, ठीक है। एंड डी आपको पता है क्या होता है 2r होता है, यानी अगर सिर्फ हम इसका बात करें तो ये कितना होगा r होगा। अब यहाँ से एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं क्या कि 1/2 इंटू में बेस जो कि कितना है 2r एंड इंटू में h कर दे तो हमको क्या मिलना चाहिए 6√3 मिलना चाहिए। आयतन का जो फॉर्मूला होता है शंकु का वो क्या होता है 1/3 पाई r इंटू आर एच हम लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 यहाँ कट गया। आर एच का मान हमको पता है क्या 6√3, ठीक है। अगर आर का मान हमको फाइंड आउट करना है तो एच के जगह पे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं क्या √3/2। ए क्या है हमारा 2r है, यानी 2r 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 से √3 कैंसिल होगा, आर बराबर क्या आ जाएगा √6। अगर यहाँ हम √6 और रख दें तो हमको आंसर मिल गया है क्या 3 से 2 बार में जाएगा, यानी
2 इंटू में √18 पाई आ गया। एंड √18 को हम 3√2 लिख सकते हैं, तो क्या होगा 6√2 पाई हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। आप जिस भी तरीके से इस क्वेश्चन को किए होंगे, मैं इतना सर्टेनली बोल सकता हूँ कि इतना कम कैलकुलेशन तो आप नहीं किए होंगे, आपका कैलकुलेशन इससे बहुत ज़्यादा होगा। अनटिल और अनलेस आपने विजुअलाइज बहुत जल्दी ना कर लिया हो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि एक बर्तन में 240 लीटर दूध और पानी का मिश्रण 5:3 के रेशियो में है। यदि 30 लीटर पानी मिलाया जाता है, मिला क्या रहे हैं, पानी, और फिर 45 लीटर क्या कर रहे हैं, मिश्रण निकाल रहे हैं, और 5 लीटर दूध मिला रहे हैं, तो अंतिम मिश्रण में क्या दूध और पानी का अनुपात हमको बताना है। अगर हम देखें कि फाइनल में हमारे पास क्वांटिटी क्या बचेगा, तो 240 हमारे पास है, हमने 30 पानी मिलाया, 45 लीटर हम मिश्रण निकाल लिए, फिर हम 5 लीटर दूध मिलाए, यानी टोटल का अगर हम बात करें तो कितना होगा कि 230। अब आपको 230 देख के एक चीज़ तो दिखा होगा ना कि 23 इंटू 10 है, और 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ऑप्शन पे जब मेरा ध्यान गया तो मुझे सिर्फ यही 13 और 10 दिख रहा है, जो कि मिलके कितना बनाएगा 23, और हमारा फाइनल क्वांटिटी 23 का एक मल्टीपल है, तो यही आंसर होगा। अब अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो आप आगे कर सकते हैं, बट ये मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट अप्रोच है। अब अगर मान लीजिए यहाँ से कुछ आपको नहीं कंक्लूड होता, तो फिर हम प्रॉपर सॉल्यूशन करते हैं। उसको भी हम कैसे करते हैं आइए समझते हैं। 5 और 3 कितना हुआ, 8 यूनिट। 8 यूनिट का वैल्यू कितना है, 240। यानी 30 लीटर मिलाने से हम ये तो बोल सकते हैं कि पानी में 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। यानी 240 है, हम क्या कर रहे हैं, 30 मिला दे रहे हैं, हमारे पास कितना होगा 270, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 45 लीटर निकाल ले रहे हैं, तो कितना बचेगा 225। अब रेशियो का मैंने बताया है कि 30 लीटर हम ऐड कर रहे हैं, जो 1 यूनिट का मान है, तो यानी रेशियो कितना होना चाहिए यहाँ, 5:4 होना चाहिए। 5:3 तो पहले से था, 30 मिला दिए तो 1 यूनिट हम सिर्फ पानी में ही तो बढ़ा रहे हैं। अब आप कोई भी क्वांटिटी जब 270 में से निकालेंगे तो इसी रेशियो में निकला होगा, यानी रेशियो अभी भी हमारा 5:4 होगा। 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, इसको आप जोड़ेंगे तो 9 होगा। 9 का वैल्यू है 225, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 25। यहाँ अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 125, और यहाँ अगर हम बात करें तो कितना होगा 100। इसमें हम फर्दर क्या कर रहे हैं, 5 लीटर दूध मिला रहे हैं, तो कितना आ रहा है 130, और यहाँ क्या है 100। रेशियो लेंगे तो क्या आएगा 13:10। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है कि फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू एल इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज, सॉरी यार, 2L, L-2 एंड 7, ठीक, रेस्पेक्टिवली। अब हमको पता है कि जब 3 साइड दिया हो तो हम क्या बोलते हैं कि A-B से क्या होना चाहिए, C बड़ा होना चाहिए, और A+B से क्या होना चाहिए, C छोटा होना चाहिए। अगर हम बात करें कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप बता पाएंगे नहीं, लेकिन हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर हम इसको A माने तो A इससे हमेशा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि L आप निगेटिव नहीं ले सकते। अब हम कुछ नहीं, A में से अगर B को घटा दें तो क्या लिखेंगे कि 2L माइनस में L प्लस में 2 छोटा होना चाहिए किससे, 7 से। यानी यहाँ से क्या मिला हमको कि L हमारा छोटा होना चाहिए किससे, 5 से। अगर हम A+B कर दे तो कितना होगा 3L माइनस 2। यहाँ से क्या मिलेगा, L जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए किससे, 3 से, ठीक है। ये 2 इधर आएगा तो 9 हो जाएगा। तो L हमारा क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा और 5 से छोटा। एक ही ऑप्शन है, हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल के लिए 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक निश्चित राशि का निवेश किया। यदि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश की गई राशि, ठीक, यानी हमको प्रिंसिपल बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज में आपको पता होना चाहिए क्या कि सक्सेसिव इंक्रीज काम करता है, ठीक। 15 का 2 साल का हम अगर सक्सेसिव का बात करें तो कितना होगा 15 15 30, और 15 गुना 15 225 बटे में 100, यानी 2.25। डायरेक्ट हम लिखे तो कितना होगा 32.25% की हमारा अमाउंट है। इसका हमको कितना मिल रहा है 2979 पॉइंट में 9 परसेंटेज। जैसा कि आपको पता है कि ये सिर्फ डेसिमल को फिक्स करने का काम करता है, यानी अगर हम नीचे में 100 रख भी दें तो सिर्फ डेसिमल हमारा इधर उधर होगा, ठीक। अब हम अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का प्रयास करें तो ये 7 और 2 9 है, बाकी सारा 9 है, यानी हम बोल सकते हैं कि 9 से डिविजिबल है। यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो क्या है 5 4 9 और 3 12, यानी यहाँ हमको क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, 3 का मल्टीपल। यानी P को हम बोल सकते हैं कि सर्टेनली ये 3 का मल्टीपल होना ही चाहिए। तब जाके क्या होगा कि इसमें का एक 3 और इसमें का एक 3 मिल के क्या बनाएगा, रिजल्ट को 9 का मल्टीपल बनाएगा। ऑप्शन पे जब आप ध्यान देंगे तो यहाँ क्या आएगा 9 4 13 नहीं हो सकता है, 6 2 8 9 17 नहीं हो सकता है, 4 2 6 और 9 कितना 15 हो सकता है, 8 2 10 9 19 नहीं हो सकता है, ठीक। ये तो हो गया एक तरीका। अगर आपको डिजिटल सम पता होगा तो भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे, क्योंकि जब भी हमको कैलकुलेशन ऐसा दिखता है
तो हमको एक बार डिजिटल सम या फिर डिविजिबिलिटी देखना ही देखना है, उससे क्या होता है बहुत टाइम बच जाता है। ऑप्शन आप देख रहे हैं कितना क्लोज दे रखा है, तो अगर आपको ये सब स्मार्ट अप्रोच नहीं पता होगा तो कैलकुलेशन में आपका टाइम तो बर्बाद होगा ना। तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने ऑप्शन खुद से सेट किया है, ये ओली बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, उसमें बस कैसे इंप्लीमेंट करना है इन सब चीज़ों को, वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है कि साइन 41 का मान दिया है कितना 1/x, कॉट 49 का चाहिए। कॉट 49 को हम tan 41 लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं ये आप जानते होंगे, या फिर कॉट 49 अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, यानी अगर 90 में से हम 41 को घटाएंगे तो इसके बराबर ही होगा ना, और इसको हम क्या लिखते हैं tan 41, ठीक है। अब हमको p और h पता है, p कितना है हमारा 1, h कितना है x। अब हमको tan के लिए क्या चाहिए, p/b चाहिए होता है। p का तो हमको पता है 1, b कैसे निकालते हैं, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 1, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है कि एक खुदरा विक्रेता एक मेज के चिन्हित मूल्य पर 22% की छूट देता है। छूट देने के बाद वह 5.3% का लाभ कमाता है। यदि 5400 रुपये अंकित मूल्य वाली मेज पर 22% के बजाय 12% ही छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। कर क्या रहा है कि ये 22% पहले देता था, अब बोला कि नहीं 22 नहीं देके हम कितना दे रहे हैं 12%, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि एमपी पे अब वो क्या कर रहा है 10% कम छूट दे रहा है, ठीक है, समझ गए। अब आप मुझे एक बात बताइए कि पहले कंडीशन का बात करें तो एमपी को जब वो 78% पे सेल कर रहा था तो बराबर होना चाहिए था कितने के, सीपी के 105.3% के। परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा, ठीक, तो इसको मैं क्या करूं मिटा दूं। परसेंट से परसेंट का इफेक्ट जब मैंने हटाया तो आप देख रहे होंगे कि ये 13 से जब काटेंगे तो 6 आएगा, 13 अट्ठे 104 एंड पॉइंट में 1 हो जाएगा। यानी एमपी से सीपी के रेशियो का अगर हम बात करें तो कितना आया 20, और ये कितना हो जाएगा 27, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब एमपी पे 10% कम छूट देगा तो सीपी में कितना का इंक्रीज हो जाएगा 2.7 का। आप अगर किसी चीज़ के लिए पहले 78% पे करते थे, अब क्या करना होगा आपको 88% पे करना होगा, तो 10% तो आप इसका पे करेंगे ना, एमपी का 10% पे करना होगा। अब ये 2.7 20 का कितना परसेंट है, अगर इसको आप देखेंगे तो कितना होगा 13.5%, ठीक। अब पहले वो 5.3 का तो कमाता ही था, लेकिन इस चेंज की वजह से 13.5% और लाभ कमाएगा, तो कितना होगा 5.3 जब ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 18.8%। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है कि यदि x एक अपरिमेय संख्या है और y शून्य है तो x इंटू वाई क्या होगा 0 होगा, और 0 आपको पता होना चाहिए क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अब रेशनल नंबर क्यों है, नंबर लाइन पे हम डिनोट कर सकते हैं प्लस p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या होगा ये डिफाइंड होगा, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि रेशनल होगा, ठीक। रेशनल नंबर में अगर हम बात करें तो क्या होता है सारे पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर आते हैं, प्लस में क्या आता है फ्रैक्शन आता है, सिर्फ जो डिफाइन नहीं हो पाता है नंबर लाइन पे उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। यानी नंबर सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो इसको बड़े ही डीप से समझाया जाता है, हर टीचर इसको समझाते हैं, तो वहाँ से आपको इसका क्लैरिटी मिल जाएगा अगर अभी तक नहीं होगा तो। नंबर 2 टाइप का होता है, कैसा, एक तो होता है हमारा रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी। रियल और इमेजिनरी दोनों को मिला के हम कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। हमारे सिलेबस का पार्ट सिर्फ रियल नंबर है, तो और इस रियल नंबर में इरेशनल नंबर और जितने भी टाइप के नंबर हम यूज़ करते हैं वो सारे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का बात करें तो क्या बोला है कि 49 संख्याओं का औसत 53 पाया गया। बाद में यहाँ पता चला कि संख्या 72 को गलती से क्या कर लिया है 65 पढ़ लिया गया है। दी गई संख्या का सही औसत याद करना है, ठीक, जिसे 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित किया गया हो। भाई आपको कंसीडर करना था 72, आपने कंसीडर किया है 65, यानी जब आप फिर से फिक्स करेंगे अपने एरर को तो क्या करना होगा +7 करना होगा। अच्छा, एवरेज कैसे निकालते हैं हम, टोटल सम अपॉन में क्या टोटल नंबर, ठीक है, यही होता है ना। अब जब 65 आप लिए होंगे तो टोटल सम आपका कुछ रहा होगा, लेकिन जब 72 लेंगे तो टोटल सम में क्या होगा 7 बढ़ेगा। अब ये 7 कैसे इम्पैक्ट करने वाला है 49 नंबर को, इसी को हमको समझना है, ठीक है। इतना तो पता लग गया कि जब टोटल सम हमारा बढ़ेगा तो एवरेज हमारा क्या होगा बढ़ जाएगा, 53 से ज़्यादा आंसर होगा, तो ये 2 ऑप्शन हम काट देंगे। इम्पैक्ट अगर हम देखें तो कितना है 1/7, 1/7 का अगर हम डेसिमल मान देखें तो कितना होता है 0.14, और इसी से हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है दो धातु के गोलाकार गेंद ए और बी इस प्रकार है कि गेंद ए की त्रिज्या गेंद बी के व्यास के 2 गुने के बराबर है। यानी हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी, और ए और बी के सतह के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात हमको बताना है। गोला है तो गोला का सतहीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक, दोनों जगह 4 पाई आर।
स्क्वायर होगा, यहाँ हम आर डैश मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि आर जो है बड़ा है किससे? आर डैश से। अब 4 पाई दोनों जगह है तो इसका इम्पैक्ट तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी आर ही डिसाइड करेगा कि कौन बड़ा कौन छोटा होगा। अब आपको दिख रहा है कि आर बड़ा है तो ये हमेशा बड़ा होगा, इसका स्क्वायर इससे बड़ा होना चाहिए। अब ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे तो ये देख रहे होंगे कि ये दोनों क्या है? जस्ट अपोजिट। ठीक। ए और बी का अगर हम बात करें तो क्या बोला है कि बी के ब्यास का दुगुना, बी इंटू ब्यास कितना होता है? 2r इंटू दो गुना यानी 2, यानी हम अगर देखें कि ए गुना आर है तो बी गुना 2r डैश होना चाहिए। ठीक है, यानी ए बाई बी का अगर हम बात करें तो ये कितना आना चाहिए? 4:1 आ रहा है। अब जब स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या होता है फॉर्मूला में स्क्वायर होता है, तो ये कितना होगा? 16:1 होगा। बाकी इतना सब करने का जरूरत नहीं था, ये सब क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है कि ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 48 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर हम बात करें कि ए और बी का इफिशियंसी कितना होगा तो हम डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं। आप तीनों का एलसीएम लेके कर सकते हैं, बाकी मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा तो हम सीधा इन दोनों का जो एचसीएफ है ना 8 हिस्से सिंप्लीफाई किए, तो यहाँ 6 आ रहा है और यहाँ 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है इसका इफिशियंसी 6 होगा और इसका 5 होगा। इसके कंडीशन का बात करें तो इन दोनों का एचसीएफ 10 होगा। इस केस में यहाँ कितना होगा? 4 आएगा और यहाँ कितना आएगा? 6 आएगा। तो इसको भी हम रिवर्स करके लिखेंगे, यानी हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस बी। नहीं समझ आया होगा तो आप एलसीएम लेके कर लेना, इतना भी कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, मुझे आदत हो गया है इसलिए मैं ऐसे लिखा हूँ। ए प्लस बी हमने 6 लिखा, बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 5, एंड ए प्लस सी हमारा कितना है? 4। इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो इस साइड क्या होगा? 2a 2b 2c होगा। इधर क्या होगा? 6 5 11 4 15। जब बट्टे में 2 करेंगे तो कितना आएगा? a प्लस बी प्लस सी 7.5 के आसपास आएगा। हमको चाहिए क्या? बी द्वारा उसी काम को करने में लिया गया समय ज्ञात करिए यदि बी वास्तविक दक्षता से 1/7वें समय अधिक दक्षता से काम करता है। नहीं समझ आया, इंग्लिश में देखता हूँ। फाइंड द टाइम टेकन बाई बी टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क इफ बी वर्क विथ 1/7th टाइम मोर इफिशियंसी देन एक्चुअल इफिशियंसी। यानी यहाँ से हमको क्या मिला? जब मैंने 4 को सब्सटीट्यूट किया यहाँ तो हमको मिला बी का इफिशियंसी 3.5, जो कि कितना होता है? 7/2। टोटल काम का बात करें तो 40, 48 और 60 का एलसीएम कितना आएगा? 240। नॉर्मली तो वो करता था इस इफिशियंसी से, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 8/7 से वो काम कर रहा है। जब इसमें आप 8/7 करेंगे तो यहाँ से इफिशियंसी क्या आएगा? 4। 4 से जब भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? 60, और यही हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है कि एक धात्विक गोलाकार गेंद के आंतरिक और बाहरी सतह की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यदि इसे पिघलाकर 30 सही 1/3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन में ढाला जाता है तो बेलन का आधार का व्यास बताना है। अब आपको पता है कि फिगर को जब आप डिस्टॉर्ट करेंगे और कोई भी शेप बनाएंगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, एंड हॉलो जो हमारा क्या स्फेयर होता है उसका क्या होता है? आयतन 4/3 पाई आर क्यू, यानी आउटर माइनस में छोटा आर क्यू, ठीक, बराबर होना चाहिए किसके? बेलन के आयतन के, यानी वो क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक। अब आप देख रहे होंगे पाई से पाई तो कैंसिल होगा, 6 का क्यू 216 माइनस 5 का क्यू कितना होगा? 75 16, इधर आ गया 91, गुने में क्या है? 4/3। इधर क्या होगा? आर का स्क्वायर, यानी हमको व्यास निकालना है तो आर निकालना होगा। आर का स्क्वायर इंटू में क्या? 91/3। इससे ये क्या होगा? कैंसिल होगा। आर हमारा क्या आ गया? यहाँ से 2, तो डी क्या हो जाएगा हमारा? 4, और यही हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है कि ए बी और सी क्रमशः कितना है? 20,000 नहीं है, 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं। 6 महीने के बाद क्या होता है? सी जो है उस पार्टनरशिप से रिटायर हो जाता है। यदि 1 वर्ष के लिए लाभ कितना है? 1,20,000 रुपए है, तो सी का हिस्सा हमको बताना है। कुछ नहीं करेंगे हम इसमें, सीधा पहले तो हम जीरो को हटा देंगे। कितना जीरो है? यहाँ 4 है, तो हम 4 जीरो तो पहले हटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम 10 से भाग कर दें तो यहाँ क्या मिलेगा? 2, 1.5 एंड 1। ये कंप्लीट 1 साल के लिए है, सिर्फ सी क्या है? आधे साल बाद हट जा रहा है, यानी फाइनल अगर हम बात करें तो कितना है? 2, 1.5 एंड 0.5। ठीक है, तो सी का जितना इन्वेस्टमेंट होगा, प्रॉफिट कैसे मिलता है कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या है और कितने टाइम के लिए आपने किया। अगर हम देखें तो कितना हो गया? 4। 4 में सी का पार्ट कितना है? 0.5, यानी 1/8 है। 1/8 इंटू 1,20,000 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 15,000। इसको आप एकदम कॉमन मैन के हिसाब से करते हैं ना, तो आप सीधा बोलते हैं कि 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख है। ये कितना? आधे टाइम के लिए है। ये दोनों क्या है? पूरे साल के लिए हैं। तो इसका पहले आप क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे,
तो उससे अच्छा है ना कि हम सीधा 1 से मल्टीप्लाई करें, पूरे साल को हम 1 यूनिट मान लें, तो ये कितना होगा हाफ यूनिट। यहाँ से क्या मिल जाएगा कि इसका इन्वेस्टमेंट 2 लाख है, इसका 1.5 लाख है, इसका 1 लाख है। डायरेक्ट 1 लाख से सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमको दिख जाता कि 2 1.5 एंड कितना है 1/2 है। 1/2 4 का कितना होता है 1/8 पार्ट होता है और 15,000 आंसर दिख जाता। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का सब खेल है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, एक मल्टीप्लिकेशन दिया गया है और बोला है लास्ट का 2 डिजिट हमको बताना है। सबसे पहले अगर 5 का बात करें तो 5 का पावर अगर 1 से ज़्यादा कुछ भी हो तो लास्ट में क्या होता है 2 डिजिट 25 ही आता है। ठीक है, आप चाहे कोई भी नंबर ले लीजिए। ठीक है, 15 लेंगे स्क्वायर करेंगे 225 आएगा, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 25 ही आएगा। ठीक, 4 अगर यूनिट डिजिट हो और उसका पावर क्या हो ऑड हो तो 4 आता है, इवन हो तो 6 आता है। यहाँ जो पावर है वो क्या है ऑड है, तो इस कंडीशन में क्या आएगा 4 आएगा। यहाँ 3 है लेकिन इसको करने का ज़रूरत ही नहीं है। जब यहाँ 25 दिख गया, यहाँ हमको 4 दिख गया तो लास्ट में 2 जीरो तो बनाएगा ही बनाएगा। या फिर आपको ऐसा नहीं समझ आया तो मैं ब्रेक करके समझाता हूँ। जैसे 105 को अगर हम 5 के फैक्टर में तोड़े तो क्या लिखेंगे कि 5 गुना 21, यहाँ पावर 143 रखेंगे और यहाँ भी हमको 143 रखना हो। क्यों? क्योंकि ए का पावर अगर m हो एंड बी का पावर भी m हो तो हम क्या बोल देते हैं कि ए बी का पावर m होगा। उसी तरीके से इसमें अगर हम देखें तो हम 4 इंटू समथिंग लिख सकते हैं क्योंकि 4 से तो ये कटेगा। तो हम अगर लिखें तो 4 गुने में क्या लिखना होगा 4 छक 24, 4 छक 24, 291 इसके पावर में और इसके पावर में भी 291। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसमें से हम क्या 5 का स्क्वायर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। और इसमें से अगर हम बोले कि आप 4 का स्क्वायर ले लीजिए या फिर 2 का स्क्वायर ले लीजिए, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो जैसे ही हमको 25 इंटू 4 मल्टीप्लिकेशन में दिखेगा आगे कुछ भी हो लास्ट में 2 जीरो तो बनाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कि एक राशि को 3 साल के लिए 8% साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि इसे उसी समय के लिए क्या करें हम R+5% पर निवेश करें तो क्या होगा 420 रुपये अधिक मिलता है। यानी आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा 3R होगा, जबकि यहाँ क्या होगा 3R प्लस में क्या हो जाएगा 15%। यानी अगर इन दोनों में हम देखें कि 3R तो कॉमन है, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 15%। इसी 15% का मान दिया है कितना हमको 15% का मान कितना दिया है 420। यानी हम 1% का बात करें तो कितना होगा 28। 100% 28 तो हो जाएगा। आगे क्या बोला है उसी राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से कितना 4 सही 2/3 यानी कितना होगा 3 चौका 12 2 14/3%। यानी हम क्या लिख लें कि 12% गुने में 14/3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज। अच्छा पी हमारा कितना है 2800। इस परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल होगा, 3 से ये 4 बार में जाएगा 14 चौका 56, 56 गुना 28, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 गुने में 2 कितना होगा 14, 1568 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का बात करें तो क्या बोला है दो संख्याएं 9 और x इस प्रकार है कि 9 और x का मध्यानुपाती क्या है 15 है। तो x का मान हमको बताना है। तो अगर ऐसा कुछ हो कि 9:b फिर आगे में क्या हो b में x, यही चीज़ है ना। तो हम लिख लें कि 9 में b बराबर हो b में x के, और b हमको क्या दे रखा है 15 दे रखा है। यानी हम सीधा बोल सकते हैं ना कि 225 बराबर होगा किसके 9x के। ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर होगा, x हमारा क्या आ जाएगा 25 आएगा। लेकिन इतना करना ही नहीं था आपको, अगर नहीं पता था इसलिए मैंने इतना इसको एक्सपेंड कर दिया। अदरवाइज हम सीधा क्या लिखते हैं कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है √AC, यही होता है ना। बी हमको दे रखा है 15, तो 225 बराबर होता कितने के 9x के, अरे सॉरी बी स्क्वायर बराबर होता है कितने के AC के। मैं जल्दी जल्दी में थोड़ा मिस्टेक किया। एंड बी बराबर क्या होता है √AC के, सॉरी। तो 15 बराबर क्या होगा √9 इंटू में क्या x। यहाँ आपको पता है क्या आएगा 3 बाहर आएगा और ये √x होगा। 3 से कितने बार में 5 बार में जाएगा, यानी x का अगर हम बात करें तो कितना आएगा 25 आएगा। हालांकि ओरली आप इसको कर सकते थे। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हर एक क्वेश्चन को मैं अपने तरफ से 100% देकर आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। प्लस साथ ही साथ जो बेस्ट अप्रोच जिस क्वेश्चन का हो सकता था उसको मैंने यूज़ किया है। सेशन आपको पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं मेंस तक ओली बोर्ड और 1-2 टेस्ट का मैं सोच रहा हूँ कि उसका सीरीज स्टार्ट करूँ, उसको मैं कंटिन्यू रखूँगा। और आप अपने दोस्तों को भी रेफ़र कर सकते हैं ताकि उनको भी इस सीरीज से हेल्प मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।